वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक क्या है? ये नया चैप्टर है, ठीक है। और उस चैप्टर के अंदर हम आज इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अगर हम पीछे से रिवाइज करें अपने क्लासेस को, तो पहले चैप्टर से हमने क्या सीखा था? हमने चार्ज के ऊपर बात की थी और वो किस में एग्जिस्ट कर रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज जो था हमारा वो रेस्ट पे था। तो चार्ज रेस्ट पे था। उससे आगे फर्दर हम एक स्टेप आगे गए, चार्ज हमारा मोशन में आया तो प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने एक स्टेप और आगे गए हम, एवं हमने देखा कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि भाई किसी भी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। कंडक्ट इट मीन्स कि किसी भी मूविंग चार्ज के रिस्पेक्टिवली मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई एक सिंगल चार्ज की बात नहीं हो रही है। जब चार्ज का ऐसा एक सिस्टम कह सकते हैं, या एक कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज, जब कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, ये सब बातें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इससे एक स्टेप आगे है कि अभी हमने कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, जिससे कि हमें पता चला कि चार्ज के साथ दोनों फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी और एक इलेक्ट्रिक भी और एक मैग्नेटिक भी। अब अगर हम इसके रिवर्स में बात करें कि क्या मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है तो उसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि जिससे जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब है उसका कुछ इम्पैक्ट उसकी जो रिसोर्स है उसमें होना चाहिए। और ये नियम भी कहता है, लॉ भी कहता है कि रिवर्सिबिलिटी, हर चीज़ की, मैक्सिमम चीज़ों की रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल होती है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर चीज़ों को जिन चीज़ों को हम जानते हैं कि हाँ भाई इसका रिवर्स प्रोसेसिंग पॉसिबल है, तो उसको मान लेते हैं। जिनका हमें नहीं पता है वो अभी रिसर्च के एक तरीके का फील्ड है, तो अभी उन पे रिसर्च है कि इसका रिवर्स बैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट हमारे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या बताया कि जो इंडक्शन है, वर्ड क्या है? इंडक्शन मतलब इम्पैक्ट। इसका मतलब इम्पैक्ट, वन फील्ड, जो इम्पैक्ट है वन फील्ड ऑन अनदर। एक फील्ड का दूसरे फील्ड पर इम्पैक्ट, इंडक्शन। या इम्पैक्ट ना कह के आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका रिसोर्स हो सकता है। इम्पैक्ट ना कह के रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे इंडक्शन एक तरीके का रिसोर्सिंग सोर्स है, रिसोर्सिंग पॉइंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक और
मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक। तो इन दोनों फोर्सेस का अगर वाइस वर्सा है, एक दूसरे में कन्वर्जन पॉसिबल है, तो उसको हम कह सकते हैं इंडक्शन। एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली, एक के रिस्पेक्टिव दूसरे में प्रोडक्शन और दूसरे के रिस्पेक्टिव अनदर वन में प्रोडक्शन, तो उसको इंडक्शन से पढ़ सकते हैं। तो यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, और पढ़ चुके हैं। अब हम रिवर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। और वही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है कि हम ये समझें कि भाई इलेक्ट्रिक से तो मैग्नेटिक हम समझ ही चुके हैं, लेकिन मैग्नेटिक से कैसे इलेक्ट्रिक पता किया जा सकता है उसको जानना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट जानना जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि एक इनक्लोज लूप से या इनक्लोज एरिया से जो नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइन पास आउट करती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सिमिलरली किसी इनक्लोज एरिया से, किसी इनक्लोज लूप से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास आउट करती हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू द enclosed loop is known as magnetic flux. Total number of magnetic lines passes through enclosed area is known as मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसका एरियल वेक्टर इसके रिस्पेक्टिवली होता है, या इससे थीटा मानते हैं, इसके परपेंडिकुलर से कुछ एरियल वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये थीटा बना रहा है मैग्नेटिक लाइंस के साथ, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक लाइंस की जब थीटा बनाता तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी जो होगा वो बी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। और फाई बी जो होगा दैट इज बी डॉट ए। और इसमें आप मैक्सिमम मिनिमम समझ सकते हैं कि स्पेशल केस इसके क्या हैं। स्पेशल केस में है अगर थीटा जीरो है तो फाई बी जो है वो मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू बी ए होगी। और अगर थीटा 90 है तो फाई मिनिमम होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब ये जो थीटा है किसके बीच में है? तो ये जो एरियल वेक्टर है, ये वाला, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये जो पहली कंडीशन थीटा 0 की है, ये कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है। एरियल वेक्टर, ये एरियल वेक्टर है, यही मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरियल वेक्टर है, तो थीटा 0 है। नेक्स्ट केस में यानी प्लेन के साथ एंगल नहीं है, ये उस एरियल प्लेन के डायरेक्शन के साथ एंगल है। ऐसे ही ये एरिया है, इसका एरियल प्लेन डायरेक्शन ये है, और एरियल प्लेन कह रहे हैं कि एरियल डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, दैट इज अ 90। तो इस केस में जो मैग्नेटिक लाइंस है कोई फ्लक्स पास आउट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए फाई मिनिमम 0। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट कहलाता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वैसे हम अगर इसको कंबाइन करें तो दैट इज वेबर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होगा वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले समझना जरूरी है, क्योंकि फैराडेज लॉ आपको तभी समझ में आएगी जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स समझेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब शुरू करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट कि फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और कैसे प्रूव किया कि किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है और उसके अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिवली एक करंट प्रोड्यूस होती है। और जब करंट प्रोड्यूस होती है तो यानी कि अगर कहीं करंट है तो यहाँ पर वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉसिबल है। तो उसी के रेफरेंस में कहा गया कि वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या है फैराडेज एक्सपेरिमेंट? क्या किया फैराडे ने? फैराडे ने दो तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट अगर हम उसके फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट में क्या किया, उसने एक कॉइल ले ली या लूप ले लिया और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और उसके पास एक मैग्नेट रख दिया कुछ डिस्टेंस पे, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे थे। अब क्योंकि मैग्नेट है तो डेफिनेट सी बात है कि इसके रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी मैग्नेटिक लाइंस, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है। ये मैग्नेटिक लाइंस ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, अभी इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये वाली मैग्नेटिक लाइंस हमें दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इनसे, हमारा पर्पस इनसे नहीं है, ठीक है, इनसे कोई पर्पस सोल्व नहीं हो रहा हमारा। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइंस क्या किया उसने, यहां पर इस तरीके से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, कुछ मैग्नेट रख दिए यहां पर, दोनों रेस्ट में, बोथ इन रेस्ट। एक कंडीशन उसने दी ये वाली। सेकंड कंडीशन में क्या किया, सेकंड कंडीशन में इस मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करा दिया। रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अब ये मैग्नेट जो है क्या कर रही है, इसकी सिचुएशन बदल रहा है। क्या कह रहा है, अब चाहे तो इस मैग्नेट को इस तरफ ले आए क्योंकि रिलेटिव मोशन तभी होगा, और या इस कॉइल को इसकी तरफ ले जाए या इससे दूर ले जाए। यानी कि बहरहाल एक बात यह है कि दोनों में से कोई ना कोई अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो दिस कॉल्ड रिलेटिव मोशन। उसमें इसकी पोजीशन मान लिया, हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन शो कर देते हैं हम। नेक्स्ट जो पोजीशन है ये हमने यहां पर इंडिकेट कर, अगली पोजीशन इसकी ये हो गई, गैल्वेनोमीटर इसमें कनेक्ट है यहाँ। या हम मान लें कि भाई मैग्नेट को हम पीछे ले गए, तो हो सकता है कि मैग्नेट यहाँ चल गया। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज मूव करा रहे हैं, कुल मिला के बात यह है कि दोनों में से कोई चीज मूव करनी चाहिए। दोनों ही ऑब्जर्वेशन में उसने वो क्या देखता है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इस पहले केस में कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने शो नहीं किया, लेकिन इस केस में गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन in one direction with relative to one specific one direction with relative one specific motion. One direction motion, and another one deflection in galvanometer will change in another one. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर, पहले वाले केस में गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, दूसरे वाले कंडीशंस के अंदर
गैलोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है विद रिलेटिव वन स्पेसिफिक वन डायरेक्शन मोशन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक मोशन में वो एक तरफ डिफ्लेक्शन देता है. अनदर वन डिफ्लेक्शन इज गैलोमीटर विल चेंज इन अनदर डायरेक्शन, यानी कि दूसरी जो डिफ्लेक्शन है वो दूसरी डायरेक्शन के मोशन की वजह से दे रहा है. जिससे कि उसने ऑब्जर्व किया कि भाई अगर हम अब मोशन से हो क्या रहा है, मोशन से बेसिकली है क्या चेंज, तो मोशन से क्या चेंज हो रहा है. देखिए जब अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो यहां पर देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है, जितना उससे कॉइल से पास आउट कर रहा उतना ही है. लेकिन यहां क्या है, there are specific change in magnetic flux with relative motion. मतलब जो रिलेटिव मोशन है उसके रेस्पेक्टिवली क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज हो रहा है. और गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. इट मींस कि अगर कहीं भी किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो एक करंट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट होगी तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर आप किसी भी टेक्निक से किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दें तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. दूसरी चीज कि ये जो रिलेटिव मोशन की जो स्पीड है या उसका जो कंडीशन तरीका है उस पर क्या इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. अभी तो इतना पता चला कि चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर हम उस चेंज को एक स्पीड से करें या स्लो करें तो कहता है कि उसने ऑब्जर्व किया कि जितना स्पीडली हम इसमें डिफ्लेक्शन करते हैं, स्पीडली हम इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है. मोर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स more change in magnetic flux shows more deflection in galvanometer. जितना ज़्यादा स्पीडली आप उसके फ्लक्स को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही ज़्यादा उसके डिफ्लेक्शन, उसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा. इट मीन्स उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इस सब एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से उसने एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाला जिसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ. क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये पहला एक्सपेरिमेंट था. कुछ एक्सपेरिमेंट और भी थे. जैसे दूसरा एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया, तो देखिए यहाँ मैग्नेट है और गैल्वेनोमीटर है. उसने डिफरेंट पोजीशन भी बदली. ऐसा नहीं था कि नॉर्थ ही रखा, उसने एक बार साउथ भी ले लिया और नॉर्थ उधर रख लिया, तो उससे उसकी डिफ्लेक्शन में फर्क पड़ा गैल्वेनोमीटर में. अब एक एक्सपेरिमेंट और हम जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे फैराडेज लॉ. क्या कहते हैं फैराडे? देखिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट सेकंड में क्या किया कि उसने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका बदल दिया. उसने क्या किया, दो कॉइल्स ले ली. एक कॉइल्स में क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया. दूसरी कॉइल इसके नियर बाय रख दी, जैसे सोलेनॉइड, और इसके अंदर एक बैटरी कनेक्ट है जिसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है. तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि पता है हमें सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए जो सोलेनॉइड है इसका B इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई, एक्सप्रेशन हमें पता है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म तो फिक्स हो जाएंगे, मीडियम भी हम उसको या तो मीडियम वेरिएट कर देंगे, जैसे कि इसमें सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी तो वो भी एक बार फिक्स करेंगे तो फिक्स हो जाएगी, एक बार डालेंगे तो उससे सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि इस बैटरी को वेरिएबल रखें, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इसके साथ लगा दें और उसको चेंज करें जिससे कि इसकी अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी, वेरिएट करेगी। तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे हम करंट को वेरिएट करते हैं, अगर हम करंट में कोई चेंज नहीं करते, इफ करंट रिमेन सेम इन सेकेंडरी कॉइल, इसको सेकेंडरी मान लिया, इसको प्राइमरी मान लिया, कॉइल इन प्राइमरी कॉइल galvanometer shows no deflection. कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। सेकेंड केस में इफ करंट चेंज इन सेकेंडरी कॉइल then in a primary coil galvanometer shows deflection। यानी कि अगर आप करंट को वेरिएट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर आप करंट को चेंज नहीं करते हैं तो क्योंकि करंट के चेंज नहीं होने से ये कांस्टेंट रहेगा, और जैसे ही आप करंट को चेंज करेंगे ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, वेरी करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि यहां से भी, इस एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूव हो गया कि कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे आप बस आपके पास, आपको मेन पर्पस आपका क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब को ऑब्जर्व करने के बाद हम आते हैं फैराडेज लॉ पर, और जितना तेजी से करंट को आप चेंज करेंगे वही तरीके, उतना स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ सब, इन सब कंक्लूजन से फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction। According to Faraday's law, there are two statements. There are two statements क्या दो स्टेटमेंट? फर्स्ट, due to the change of magnetic flux in a coil, a EMF is induced in that coil। ठीक है, वो कहता है कि अगर किसी कॉइल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो वहां पर एक EMF इंड्यूस होगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स in a coil or loop, due to change in magnetic flux in a coil or loop, there is EMF induced in that coil। फर्स्ट स्टेटमेंट। अब वो कैसे करेंगे, आप रिलेटिव मोशन कराएंगे, करंट का अमाउंट चेंज करेंगे, वो डिपेंड ऑन यू। सेकंड क्या स्टेटमेंट है, वो कहता है कि सेकंड स्टेटमेंट की जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate change of magnetic flux। It means जो EMF है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ फ्लक्स del phi by del t। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसमें एक फैराडे लॉ में माइनस साइन आता है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ यहाँ इतना बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम लॉ पढ़ेंगे देयर इज लेंज लॉ, और वो लेंज लॉ उस माइनस साइन को रिप्रेजेंट करेगा कि माइनस साइन वहाँ पर क्यों आया है। अभी फिलहाल हम यहीं पर आपको इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जो कि हमने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, भाई मैग्नेट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे आता है, कैसे किसी का किसी पे इम्पैक्ट होता है। जैसे हमने इंड्यूस चार्ज पढ़ा था, तो इंड्यूस चार्ज क्या है, एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे इम्पैक्ट, जो इंड्यूस हो रहा है चार्ज वो दूसरे एक किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, तो उनके बीच इंडक्शन की वजह से है, ड्यू टू द इंडक्शन। ऐसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से हो रहा है। तो दैट्स व्हाई देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में म्यूचुअल एक तरीके का रिलेशन, जिससे एक फील्ड दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक पहले ही प्रोड्यूस हो चुका है मैग्नेटिक के रेस्पेक्टिवली, सॉरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के रेस्पेक्टिवली पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ जो फैराडे का मेन पर्पस था कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया, और जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हो गया कि किसी भी कॉइल के अंदर या किसी भी लूप के अंदर अगर हम किसी भी टेक्निक से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें तो देयर विल बी अ ईएमएफ विल बी इंड्यूस, एंड दैट इंड्यूस ईएमएफ, अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जितना ज़्यादा स्पीडली फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ईएमएफ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंज लॉ पे चलेंगे और उसके डायरेक्शन को कैसे किस तरीके से इंडिकेट करता है, कैसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज के टॉपिक में हम यही स्टॉप करते हैं। आई होप सबको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।